प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे फिराक गोरखपुर के द्वारा लिखित गज़ल, उनके द्वारा रचित गज़ल। इससे पहले हमने पढ़ा था उनके द्वारा लिखित रुबाइयाँ। तो गज़ल उर्दू और अरबी साहित्य की ये भी एक काव्य की विधा है। गज़ल में गज़ल शेरों के संग्रह को कहते हैं। गज़ल में कई शेर होते हैं। गज़ल के पहले शेर को हम मतला कहते हैं और उसके अंतिम शेर को मक्ता भी कहते हैं। प्रत्येक शेर अपना स्वतंत्र भावार्थ रखता है। ये ज़रूरी नहीं कि गज़ल का एक दूसरा शेर एक दूसरे से अर्थ की दृष्टि से बंधा हुआ हो। ये स्वतंत्र भी होते हैं। तो आइए आज हम पढ़ते हैं उनके द्वारा लिखित ये पहली गज़ल, उनकी गज़ल का ये पहला शेर कि नौरस गुंचे पंखुड़ियों की नाजुक गिरेह खोले हैं, या उड़ जाने को रंगो बो गुलशन में पर तोले हैं। पहले हम इसके शब्दार्थ दे लेते हैं। नौरस यानी नया रस, गुंचे यानी कली, और नाजुक जो है कोमल है, गिरे है यानी बंधन, बंधन या गुत्थियां, उड़ जाने को रंगोबू, रंग और बू यानी खुशबू सुगंध, गुलशन यानी बगीचा, पर तोलना यानी पंख फैलाकर उड़ना, पर तोलना पंख फैलाकर आसमान में उड़ना, यहाँ पर इसका ये भाव है। तो आइए देखते हैं इसका अर्थ। अब हम देखेंगे इस प्रसंग, देख लेते हैं कि ये शेर हमारी पाठ्य पुस्तक आरो भाग 2 में संकलित गज़ल से लिया गया है। इसके रचयिता उर्दू के प्रसिद्ध शायर फिराक गोरखपुरी है। इस शेर में बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। कवि वसंत ऋतु का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वसंत ऋतु में नए रस से भरी कलियों की कोमल पंखुड़ियों की गांठें खुल रही है। वसंत ऋतु में गुंच यानी जो गुंचे, जो कोमल पंखुड़ियां हैं, तो कलियों की जो कोमल पंखुड़ियां हैं वो वसंत ऋतु के आने से उनके जो गांठें हैं वो खुल रही है। अर्थात कोमल कलियों के कोमल कलियां खिल रही है, अर्थात वो फूल बनने की ओर अग्रसर है। कहने का तात्पर्य, कवि फिर से कह रहा है, कहना चाहता है कि वसंत ऋतु में नए रस से भरी कलियों की कोमल पंखुड़ियों की गांठें खुल रही है। पंखुड़ियां नाजुक यानी कोमल, कोमल पंखुड़ियों की जो गांठें हैं वो खुल रही है। कलियां, गुंची यानी कलियां, वसंत ऋतु में कलियों की कोमल पंखुड़ियों की जो गांठें हैं वो खुल रही है, अर्थात वो जो कलियां हैं धीरे धीरे फूल बनने की ओर अग्रसर है, अर्थात फूल बनने वाली है। इससे क्या होता है, या उड़ जाने को रंगोबो गुलशन में पर तोले हैं। इससे ऐसा लगता है कि मानो रंग और खुशबू सुगंध दोनों आकाश में उड़ जाने के लिए पंख फड़फड़ा रहे हो। अर्थात जब कलियां फूल बन रही है तो उनकी रंग और खुशबू पूरे बगीचे में फैल रही है, पूरे बगीचे में फैल गई है। तो ऐसा लग रहा है कि मानो वो आकाश में उड़ने के लिए तत्पर है या तैयार है। कहने का तात्पर्य है कि वसंत ऋतु में कलियां खिल रही है और वो कलियां खिल करके फूल बन रही है। फूल बनने के कारण उनकी जो रंग और खुशबू है वो सारे बगीचे में फैल गई है। इसका विशेष हम देखते हैं तो इसमें प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया है, उर्दू फारसी शब्दों का प्रयोग है, और रंग और खुशबू जो है उस पर मानवीय क्रियाओं का आरोप है, यानी कि उसको, वो आकाश में उड़ने के लिए तैयार, तो मानवीय क्रियाओं का आरोप है, तो मानवीकरण अलंकार है। अब हम इसका दूसरा शेर देखते हैं कि तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए है, तुम भी सुनो हो यारो, शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। तो पहले इसका ये देख लेते हैं इनके शब्दार्थ। तारे, सितारे, आंख झपकाना, आंखें बंद करना, पलकों को ऊपर नीचे करना, नींद के जर्रा जरा यानी कणकण, प्रकृति का प्रत्येक कणकण, तुम भी सुनो हो यारो है दोस्तों, शब यानी रात, शब मतलब रात, सन्नाटा यानी चुप्पी खामोशी। तो इसमें इसका हम देखते हैं कि शायर कहता है, अब इसका अर्थ हम भावार्थ देखते हैं। शायर कहता है कि इसमें रात का वर्णन किया है, रात के सौंदर्य का वर्णन किया है। शायर कहता है
कि रात ढल रही है, अब तारे भी आंखें झपका रहे हैं। रात्रि में जो आसमान में जो तारे दिखाई दे रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है कि वो भी आंखें अपनी पलकों को झपका रहे हैं, यानी कि वो भी सोने के लिए तैयार है। तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, यानी कि प्रकृति का हर कण जैसे सो गया है। प्रत्येक का कण कण यानी जर्रा जरा, यानी कि इस कुदरत का जो है, उस प्रकृति का जो कण कण है, वो सो गया है। रात्रि में सर्वत्र सब लोग सो गए हैं, प्रकृति भी एकदम शांत है। तुम भी सुनो हो यारो, सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। कवि कहता है कि हे मित्रों, रात में पसरा ये सन्नाटा भी कुछ कह रहा है। तो हे मित्रों, हे यारो, तुम सुनो कि इस रात्रि में, इस शब में सन्नाटा, सर्वत्र सन्नाटा सा गया है। तो ऐसा लग रहा है कि मानो सन्नाटा भी कुछ कहने को तैयार है या कुछ कह रहा है। ये भी मानो कोई अपनी वेदना व्यक्त कर रहा है। यानी कि इसमें रात के सौंदर्य का वर्णन है कि रात में किस तरह से सर्वत्र चुप्पी या खामोशी छा जाती है। तो ऐसा लग रहा है कि मानो खामोशी भी कुछ कह रही हो। तो इसी तरह इसमें जर्रा जर्रा में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है, सन्नाटा का बोलना, यानी कि एक तरह से चुप्पी कैसे बोल सकती है, एक विरोधाभास है। तो इसमें विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ है। और तारे तारे आंखें झपका रहे हैं, तो तारों को मनुष्य के रूप में बताया है, तो इसको तारों में मानवीकरण अलंकार है, उर्दू शब्दावली का प्रयोग किया गया है। तीसरे शहर को हम देखते हैं। अब तीसरा शहर पढ़ते हैं कि हम हो या किस्मत हो, हम हो या किस्मत हो, हमारी दोनों को ही काम मिला। किस्मत हमको रो ले हुए हैं, हम किस्मत को रो ले हुए हैं। किस्मत यानी भाग्य है। तो प्रस्तुत शेर वही हमारी पाठ्य पुस्तक आरो भाग 2 से लिया गया है। इसके रचयिता फिराक गोरखपुर। इसमें शायर ने मनुष्य के दोषारोपण करने की प्रवृत्ति के विषय में बताया। इसने इसमें शायर ने मनुष्य की भाग्यवादी या निराशावादी सोच को बताया गया है कि हम हो या किस्मत हो, हमारी दोनों को एक ही काम मिला। शायर कहता है कि मैं और मेरी किस्मत दोनों एक जैसे हैं, हम दोनों को एक ही काम मिला है कि किस्मत हमको रोले हुए है, हम किस्मत को रोले हुए हैं। कि मैं अपनी असमर्थता के लिए या निराशा के लिए या अपने अभाव के लिए, मैं अपनी दीनहीनता के लिए, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं अपने अभावों के लिए किस्मत को दोष देता हूँ। या मेरे जीवन में कोई असफलता है, मुझे कुछ मिला नहीं है, मेरे जीवन में कोई अभाव है, तो मैं अपनी किस्मत को दोष देता हूँ, मैं भाग्य को दोष देता हूँ। किस्मत हमको रोले, और किस्मत मेरी निराशावादी सोच, मेरी अकर्मण्यता पर किस्मत मुझको रो लेती है, अर्थात मुझ पर झल्लाती है। तो कहने का तात्पर्य है कि इसमें कवि कह रहा है कि मेरी जो सोच है उसमें कवि भाग्यवादी सोच को बताता है कि भाग्यवादी सोच के चलते मनुष्य को कुछ हासिल नहीं होता है। वो किस्मत पे दोष देता है, और किस्मत भी उसकी अकर्मण्यता पर, उसकी निराशावादी सोच पर उसको रोती है या उसको उस पर झल्लाती है। ये इसमें अर्थ बताया है। आगे, जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। पर्दा यानी रहस्य। तो इसका भी अर्थ हम देखते हैं कि जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। इसमें कवि ने जो अनावश्यक दूसरों की बुराइयां करते हैं, ऐसे लोगों पर व्यंग्य किया है। तो शायर कहता है कि जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सके कि ये ज़माना, ये दुनिया मुझे बदनाम करने में तुली है। तो उनको इतना सोचना चाहिए, अर्थात जो बिना सोचे समझे दूसरों की बुराई करते हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि मेरा पर्दा खोले हैं। जब वो किसी की बुराई करते हैं, किसी का रहस्य खोलते हैं, किसी की या मेरी बुराई कर रहे हैं, तो वो खामोखा वो स्वतः ही अपनी कमियों को भी उजागर कर देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो दूसरों की बुराइयां बता रहे हैं, लेकिन उससे उनकी सोच का भी पता
चलता है। तो इसमें शायर का यही कहना है कि जो लोग बिना सोचे समझे दूसरों की बुराई करते हैं, वो केवल दूसरों की बुराई नहीं करते, उससे उनकी सोच का भी पता चलता है और स्वतः ही उनकी कमियां भी उजागर हो जाती है। इसीलिए शायर कहा है कि मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं, तो वो मेरी बुराइयां बताने के चक्कर में खुद अपनी बुराइयां लोगों के सामने उजागर कर दे देते हैं, प्रकट कर देते हैं। वही उर्दू शब्दावली का प्रयोग है, गजल छंद का प्रयोग है और दूसरों को बदनाम करने वालों पर व्यंग्य इसमें किया है। तेरे गम का पाशे, हाँ, ये कीमत भी अदा करें हम, बदरुस्ती हो होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। इस शेर में कवि ने प्रेम की कीमत अदा करने वालों के बारे में बताया है, या प्रेम की कीमत या प्रेम का समर्पण भाव इस प्रकट करना उसका मुख्य उद्देश्य है कि ये कीमत भी अदा करे हैं हम, बदरुस्ती होशो हवास, बदरुस्ती हो पूरे विवेक के साथ, पूरी समझ के साथ हम प्रेम की कीमत अदा कर रहे हैं। कवि अपनी प्रेमिका को संबोधित करते हुए कह रहा है कि हम पूरे होश हवास या विवेक के साथ, समझदारी के साथ तेरे प्रेम की कीमत अदा कर रहे हैं। तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं, अर्थात हम तेरे प्रेम में, तेरे प्यार में हम दीवाने भी हो गए हैं, अर्थात पागल भी हो गए हैं। ये दुनिया जो है, ये समाज हमको पागल भी कहता है। तो इसमें कवि ने बताया है कि प्रेम में समर्पण भाव जरूरी है, और जब तक प्रेम में समर्पण नहीं होगा, आदमी प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता। तो तेरा सौदा करने वाले, तेरे प्यार में जो भी मैं दीवाना तक हो गया, अर्थात पागल भी हो गया हूँ। आगे, तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। तो इसमें तेरे गम का पासे अदब है, पासे अदब यानी कि सम्मान, लिहाज करना, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। इसमें कवि अपनी प्रेमिका को संबोधित करते हुए कह रहा है कि प्रेमिका जब उसको छोड़ के चली जाती है, उसके विरह में, वो उसका विरह का गम या दुख, दुख में वो दुखी है, तो उस दुख को का वो सम्मान करता है, लेकिन कुछ दुनिया का ख्याल भी है, उसको दुनिया का ध्यान भी है, इस समाज का भी उसको फिक्र है कि सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। तो कवि कहता है कि तेरे गम का पास अदब है, वो प्रेमिका को संबोधित करते हैं कि तेरे विषय में जो मुझे दुख मिला है, जो गम मिला है, उसका मुझे सम्मान है, मैं उसकी कदर करता हूँ, सम्मान है। कुछ दुनिया का ख्याल भी है, लेकिन मुझे इस समाज का भी फिक्र है, इस दुनिया का भी मुझे ध्यान है, इसकी भी मुझे फिक्र है, चिंता है। सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रो रहे हैं। जो तेने जो मुझे दर्द दिया है, वो मैं इस दुनिया के सामने प्रकट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपने तेरे द्वारा दिए गए इस दुख को या प्रेम को दुनिया के सामने रखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहता हूँ। इसलिए इस दुख को मैं अकेले में चुपके चुपके रो लेता हूँ, या दुनिया के सामने बताए बिना, दुनिया को बनाए बताए बिना मैं अंदर ही अंदर तेरे गम गम को सहन कर रहा हूँ, या दुनिया से दूर, समाज से दूर चुपके चुपके मैं रो लेता हूँ, अर्थात तेरे गम को मैं दुनिया के सामने नहीं लाना चाहता, क्योंकि दुनिया के सामने अगर मैं तेरे गम को लाऊंगा तो एक तरह से वो उसका मजाक होगा, हमारे प्यार का मजाक हो जाएगा। इसलिए कवि कह रहा है कि मैं उस दर्द को चुपचाप सहन कर रहा हूँ, दुनिया के सामने उसका मजाक नहीं बनवा रहा हूँ। बस आज इतना ही, बाकी कल। धन्यवाद।